हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे मैथ के 10 हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एनटीए के द्वारा जनरली ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हो सकता है आपकी शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं। और वैसे अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो अपने काफ़ी हाईली वेटेड चैप्टर्स इन क्वेश्चन को उठाया, जिससे कि इनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। और थोड़े से लेंदी और थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट इजीली डुएबल है। थोड़ा सा बस अगर मान लो इस तरीके का फॉर्मेट अपन देख लेते हैं तो। और इसकी पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो वैसे अभी इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं, तो आप लोग वहां से जाके हर क्वेश्चन को देख सकते हैं और खुद से एक बार ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में अपना आंसर मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कोलिनियरिटी, नॉन कोलिनियरिटी, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, उस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। जहां पे अपने पास में बोला है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर, दोनों नॉन जीरो वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर इस तरीके का हो सकता है, या फिर इसी डायरेक्शन में हो सकता है। जिसका मतलब किसी भी, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर पर लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि इस इक्वेशन में ये क्यों इस चीज को यूज कर रहा है ना। जब अपन किसी एक वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू, इसके साथ एक्स वेक्टर का कोफिशिएंट लिखा है ये वाला, है ना, ऐसे समझ लो। सेम तरीके से वाई वेक्टर कोफिशिएंट और एक्स क्रॉस वाई का। अब ये सब कुछ जीरो के बराबर है। अब देखो, अब अगर मान लो कोलिनियर होते तो एक्स वेक्टर को इस रिलेशन के हेल्प से वाई के टर्म में लिख सकता, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाती। लेकिन ये कह रहा है कि कोलिनियर है ही नहीं। जब कोलिनियर ये दोनों वेक्टर्स नहीं है तो किसी एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में हम नहीं लिख सकते, जो जैसे लिखा है वो वैसे ही है। और अब ये वैल्यू अगर जीरो के बराबर है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कहना चाह रहा है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप इसके बराबर है। या फिर ऐसा बोल लो कि वैल्यू जीरो ऑफ एक्स वेक्टर प्लस जीरो ऑफ वाई वेक्टर प्लस जीरो ऑफ एक्स क्रॉस वाई के बराबर है। अगर वहां पे आई जे और के टर्म होता तो उसके कर देते। अब ऐसा है, जब ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वल टू जीरो रहेगी, है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहां पे है कि a माइनस 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस b माइनस 4 अल्फा हो जाएगा प्लस c माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या कहते हैं, अब ये वाली टर्म भी होनी चाहिए, जिसका मतलब a माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस b माइनस 4 बीटा प्लस c माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फिर ये भी होना चाहिए, तो ये क्या है, a माइनस 3 गामा स्क्वायर प्लस b माइनस 4 गामा प्लस c माइनस 1 इक्वल टू जीरो। अब इनको देखो, ये तो एक्चुअली में ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये तीनों क्वाड्रेट, अल्फा स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, बीटा स्क्वायर बीटा कांस्टेंट, गामा स्क्वायर गामा कांस्टेंट, इनके कोफिशिएंट सेम है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मतलब कि a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 4 इंटू एक्स प्लस c माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो केवल दो ही रूट पॉसिबल है ना, तीन तो हो नहीं सकते। यहां पे अगर देखोगे, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब इस इक्वेशन के तीन रूट हैं, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन हम तो क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट होते हैं। अगर यहाँ पे तीन रूट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये एक्चुअली में एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। जब अब आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब क्या होगी, अगर ये जीरो के बराबर है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो के बराबर होगी, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो। यही तो आइडेंटिटी इक्वेशन कहता है। यानी कि a माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, b माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, c माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। ये है पूरा राम कहानी इसका। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। अब इसका स्क्वायर करके सम करना है, तो क्या आएगा, 9 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 25 26 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 13। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज किया गया है ना, लाइन का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड, बट हालांकि इसमें उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इक्वेशन का यूज होगा नहीं। देखो क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ समझो क्या कह रहा है कि अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है ना,
जिसके एंड पॉइंट दे रखे हैं, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने पास में है जो कि केवल इस पॉइंट से पास होता है। उसके साथ साथ उसकी इक्वेशन ये दे रखी है जहां पे एल एम एन की वैल्यूज इंटीजर्स हैं और एल जो है प्राइम नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अपने को ये बताना, अल्टीमेटली एल एम एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो मैं यहां पे इसको कैसे समझ सकता हूं, मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसका एक एंड पॉइंट है 1,2,6। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं कि हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है ना, जिसका एक पॉइंट है 1,2,6। दूसरे पॉइंट की बात करोगे तो -3,6,2 ये है। अब इसका परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर, जिसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये एक्चुअली में इन दोनों एंड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसका मिड पॉइंट होगा। तो इस मिड पॉइंट को निकाल लो। -1 - 3 किया तो -2 डिवाइड बाई 2 किया तो -1, 2 + 6 किया तो 8, 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा। 6 + 2 किया तो 8, 8 बाई 2 अपने पास में 4 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन बोला ये जो लाइन सेगमेंट था ये एक्चुअली में -6,2,4 से पास हो रहा है। ठीक है, अब अपने को लाइन की जब भी इक्वेशन निकालनी है तो अपने, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता रहा था, अपने को जब भी लाइन की इक्वेशन निकाली या तो एक पॉइंट मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, लेकिन अगर वैसा नहीं मिल रहा तो दो पॉइंट भी अगर अपने को मिल गए तो दो में से एक तो पॉइंट अपन किसी को भी कंसीडर कर लेंगे। दूसरा, डायरेक्शन अगर निकालनी है तो यहाँ पे एक पॉइंट को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, ए बी वेक्टर निकाल लो, वो उस लाइन की डायरेक्शन होगी। तो अब अपन यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन काफी आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो लाइन की ही इक्वेशन अपने को दे रखी है, तो किस पॉइंट को, चाहे तो इस पॉइंट को या फिर इस पॉइंट। वैसे तो अगर आप मान लो मैं किसी भी पॉइंट को पॉइंट मान के और फिर दूसरी को डायरेक्शन मानूं और फिर इक्वेशन लिखूं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन यहां पे अपने को इससे कंपेयर करना है। तो इसमें जिस पॉइंट को पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब यहां पे जो पॉइंट लिया गया है उसी को अपन यहां पे पॉइंट लेंगे, है ना। यहाँ पे जैसे देखोगे -6,2,4 ऊपर वाला लिया, तो अपन उसी के बेसिस पे चलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 6, यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे -1 + 6 हो जाएगा इक्वल्स टू y - 2, यहाँ पे क्या आएगा 4 - 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा z - 4 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आएगा 4 - 4। ठीक है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 वाला कंसेप्ट है। तो x + 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू y - 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू z - 4 बाई 0 इक्वल्स टू लैम्डा। ये दे रखा है। अब देखो, अब L के बारे में अगर मान लो ये -5 होता, है ना, जैसे यहां पे तो सीधा सीधा दिख रहा है प्राइम नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, तो L ये हो गया, है ना। अगर L ये हो गया तो बाकी M और N तो हो ही जाने। लेकिन अगर मान लो -5 आता, है ना, -5 अगर आ रहा होता तो पहले मेरे को पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पहले इसको प्लस में बनाना पड़ता। और अगर मान लो ये 4 आ रहा होता, है ना, या फिर किसी का मल्टीपल आ रहा तो पहले फिर मेरे को इसको प्राइम नंबर बनाना पड़ता, डिनोमिनेटर को डिवाइड करके। और उसी तरीके से इसको भी लैम्डा की जगह म्यू लिख देते, अल्फा बीटा थीटा जो तुम्हारा मन करे। तो अब अपने पास एल एम और एन की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो यहां पे इसको निकालना है। तीनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, एक 0 है तो उसको तो लिखो ही मत, है ना। तीनों का सम कर दो, तो यहाँ सम कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 + 2, है ना, ये आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है, इसके आगे माइनस है तो ये -7 हो जाएगा, 0 -7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चंस को केवल इसी क्वेश्चन के तरीके से नहीं देखना है जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होता, माइनस आ जाता, इस तरीके के सिनेरियो को भी अपने को कंसिडर करते हुए चलना है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आने वाले आए नहीं। क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे फिर से वही, अब एडजॉइंट वाला सिनेरियो दे रखा है, डिटर्मिनेंट बाहर लगा दिया है, फिर इसकी वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज अपने को बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर लिखा है तो इसको अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये लिख सकते हैं। तो यही सीन यहाँ पे कर दो। अगर यहाँ पे 3 होती, 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन होती, तीनों को अलग अलग करके लिख देते। जैसे यहाँ पे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो गया, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो गया, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स इसका हो गया। अब चाहे ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट का इनवर्स का, बात एक ही है ना, जिसको अपन 1 अपॉन ये लिख सकते हैं।
तो ये आ जाएगा 1 इसके बराबर। और दूसरा प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इसमें पावर n-1, जहां पे n जो है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहां पे अगर देखोगे तो बी मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात क्या कर रहा है, 3x3 का ऑर्डर है। तो यहां पे बी इनवर्स को हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं और इस पे पावर आ जाएगी n-1, 3-1। सेम तरीके से 2a एक मैट्रिक्स है अपने पास में, उस पे 3-1। अब देखो ये आ गया है ना, और बी इनवर्स को अपन इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से रेसिप्रोकल में ला सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1/b का स्क्वायर हो गया। फिर यहां पे अब देखो, अब ए इनवर्स है, चाहे कुछ भी लिखा हो, अल्टीमेटली लिखा तो एक मैट्रिक्स ही है। तो अगर मान लो कोई भी एक कांस्टेंट हो किसी मैट्रिक्स के साथ में लिखा हुआ हो और फिर उस पर डिटर्मिनेंट लगा हुआ, तो के को, इस के कांस्टेंट को अगर मैं बाहर लाता हूं तो के की पावर n हो जाती है और ये आ जाता है। तो 2 को अगर मैं बाहर लेके आऊंगा तो 2 की पावर n यानी कि 3 हो जाएगी, और ऊपर पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 6 ये हो जाएगी। तो 2 की पावर 6 ये हो जाएगी, है ना। देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो 2 की पावर 3 था, और इसको अभी ऐसे लिख दो और इसकी पावर ये, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ b स्क्वायर, और यह आ जाएगा 2 की पावर 6, और a इनवर्स को अपन ऐसे कर देते। अब बस इनकी वैल्यूज को डालना है, का आंसर आ गया। तो यहां पे a की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगी 1/3। b की वैल्यू की बात करोगे तो ये स्क्वायर कर दोगे 1/4। 2 की पावर 6 को मैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 लिख देता हूं, और a स्क्वायर करोगे तो ये 9 आ जाएगा। अब देखो 4 से ये गया 2, है ना, तो ऊपर बच रहा है 2 की पावर 4, नीचे बच रहा है, नीचे भी 3 की पावर अगर करना चाहोगे तो 3 हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 27, और ये अपने को दे रखा है डी ऑप्शन। खत्म। बस प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से पता और किस तरीके से प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करना है ये समझ में अगर आ रहा है तो क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाएगा। देखो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 3 इक्वेशंस दे दिया, फिर यहाँ पे पूछ लेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस तरीके से बोल देगा। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे अपने क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट वैल्यू भी यूज किया। अच्छा इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं कि यहाँ पे बोल देगा इस तरीके से 3 इक्वेशंस हैं और फिर बोल देगा इसके कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक, तो के की वैल्यू बताइए, है ना। उस तरीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबको मर्ज करते हुए अपन केवल इसी कंसेप्ट पे फोकस यहाँ पे रख रहे हैं, इसमें लगभग सब चीजें कवर हैं, है ना। फंडा एक ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से अपने को बस देख रहे हैं। तो यहाँ पे के की वैल्यू इसके बराबर इसने दे रखी है। फिर यहाँ पे बोला है कि के की वैल्यू क्या हो इसके बेसिस पे। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे डी निकालो, है ना। ज्यादातर चीजें डी पे या फिर डेल्टा जिसको अपन बोलते हैं उसी पे बेस्ड होती हैं, जहां पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वाले डिटर्मिनेंट को अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो अपन ने देख रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा 3 - 1 4, फिर यहाँ पे आएगा 1 2 - 3, यहाँ पे आएगा 6 5 के, ये है। अब इसमें एलिमेंट्री प्रोसेस वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 के साथ में क्या आ जाएगा 2k + 15, फिर +1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा k + 18, फिर यहाँ पे 4 के साथ में अपने पास में आ जाएगा 5 - 12, तो यह आएगा 6k + 45 + k + 18, और यहाँ पे ये बच रहा है -28, है ना, ये अपने पास में आ रही। तो ये तो हो गया 7k, और यहां से देखोगे तो -10 बच रहा है, 45 में 10 गया तो 35, तो ये अपने पास में वैल्यू आ रही 7 × k + 5, डायरेक्टली ऐसे में लिख दो। अब अपने को बस ये देखना है ये 0 हो रही है नहीं हो रही है, k की किस वैल्यू के लिए हो रही है, जिसके लिए इसने ये वाली कंडीशन दे रखी। क्या दे रखा है कि अपने को बोला k है जो है इसके बराबर, अगर k इसके बराबर तो इक्वेशन बना लेते हैं, k से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा t² - t + 1 इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा kt² + kt + k, सबको राइट साइड में ले जाओ। तो t² के साथ में क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है k - 1, फिर t के साथ में क्या आ रहा है k + 1 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में t के साथ -1 लिखा हुआ है, फिर यहां पे आएगा k - 1, ये इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि t एक रियल, हमारे पास में t के बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, फिर बोला कि t रियल है, जिसका मतलब इस इक्वेशन की
में जो टी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज रियल है, जब ये इक्वल टू 0 होगा तब भी रियल होंगी, जिसका मतलब इसके रूट्स जो हैं रियल होंगे, जिसका मतलब क्या हो रहा है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो बस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 1 इंटू के माइनस 1, तो के माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2k आएगा, लेकिन आगे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8k हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस 3k स्क्वायर और प्लस 10k माइनस 3, ये अपने पास में इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3, ये माइनस 10k प्लस 3 यहां पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। इसके कर दो फैक्टर, तो यहां पे क्या आएगा, 3k स्क्वायर माइनस 5k प्लस, या फिर प्लस 5k माइनस 2k, या फिर ऐसा कर लेते हैं, देखो 9k स्क्वायर अपने को चाहिए, तो यहां पे हम इसको 3k स्क्वायर माइनस 9k माइनस k आ जाएगा प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से 3k अगर कॉमन लिया तो k माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो k माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। एक फैक्टर 3k माइनस 1, दूसरा k माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। k की डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/3 से 3 के बीच। अब देखो, जहां पे हम देख रहे थे स्टार्टिंग में कि इस डिटर्मिनेंट की या डी की वैल्यू हमारे पास में ये निकल के आ रही, और अभी हमको पता चला है के की वैल्यू 1/3 से 3 के बीच में हो सकती है। तो जब के की वैल्यू यहां पे अगर मैं पॉजिटिव 1/3 से 3 का मतलब ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो रही है, जब पॉजिटिव वैल्यू यहां पे अगर अपन डालेंगे तो ये जो आउटपुट होगा 7 इंटू के प्लस 5 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, जिसका मतलब कभी ये 0 होगा ही नहीं। तो यहां पे अपने पास में इसके जो सॉल्यूशंस निकल के आएंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जो मैं बाकी टाइप वाले फॉर्मेट बता रहे थे कि डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 3 इक्वेशन दे देगा, फिर वहां पे बोल देगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो अपने को यहाँ पे के की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू बतानी है। उस तरीके के क्वेश्चंस को सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली या यूनिक सॉल्यूशन वाली या फिर नो सॉल्यूशन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब D1, D2, D3 इन सब की वैल्यूज के बेसिस पे इक्वल टू 0 करके काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझ लो पहले क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज तो ये जो लिखा है ना, पहले इसका मतलब समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि यहाँ पे ये एक्चुअली में लिखा है कि k+2 की जो वैल्यू है उसको रूट k से मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में प्लस साइन लगाओ, फिर k की वैल्यू को रूट ऑफ k+2 से मल्टीप्लाई। ये अब इसका अपने को सम निकालना है, ठीक है। ये 1 में खुद दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ऐसा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करना है। अब ये तो वैसे तो बन ही नहीं पाएगा, तो सिंस यहाँ पे रूट वगैरह है, तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच अपना क्या रहेगा, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज अगर मान लो मैं करता हूँ तो यहाँ पे आएगा k+2 रूट k, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, k के साथ में k+2 रूट में मल्टीप्लाई। सेम चीज नीचे भी लिखनी है, रैशनलाइज करने का मतलब यही तो होता है। तो यहां पे अब अपने पास में क्या होगा, अब नीचे हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। सबसे पहले ऊपर की अगर नीचे की मैं बात करूं तो k+2 का होल स्क्वायर इंटू के, है ना, रूट हट जाएगा, फिर माइनस, फिर के स्क्वायर इंटू k+2, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको ना मैं इधर लिख दे रहा हूं कि हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है k+2 का होल स्क्वायर इंटू के माइनस के स्क्वायर इंटू k+2। न्यूमरेटर की बात करोगे तो k+2 रूट के माइनस के इंटू रूट ऑफ k+2, ये आ रहा है। अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो k+2 इंटू रूट के, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, है ना, वहां पे तो अपन कुछ अभी छेड़खानी कर नहीं सकते। नीचे की अगर देखोगे तो k इंटू k+2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, कॉमन लिया तो ऊपर पहले में बचा k+2, फिर माइनस साइन, दूसरे में बचा k, ये बहुत आसान बन गया। तो अभी अपने पास में क्या आ रहा है, k+2 रूट के माइनस k इंटू रूट ऑफ k+2 डिवाइड बाई, यहां पे आ रहा है, यहां से 2 बच रहा है तो 2 इंटू k+2। इसको अब अपन अलग अलग तोड़ देंगे। अब दिख रहा होगा 1/अल्फा 1/बीटा वाला फॉर्मेट बनता हुआ।
तो यहाँ पे 1/2 को अगर मैं बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा k+2 इंटू रूट के डिवाइडेड बाई k इंटू k+2, ये अपने पास में आ जाएगा। हाँ, फिर माइनस साइन k इंटू रूट ऑफ k+2 और डिनोमिनेटर तो अभी भी सेम ही रहेगा। अब देखो अब क्या हो रहा है, k+2 से k+2 गया, रूट के से इसको काट दो, ये रूट के बच गया, k से k गया, इससे इसको निपटा दो, ये रूट ऑफ k+2। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√k माइनस 1/रूट ऑफ k+2। ये बन गया, काफी अच्छा फॉर्मेट बन गया। अब अपने को क्या करना है, अब देखो अब बोल रहा है k की वैल्यू 1 है ना, k की वैल्यू जब 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे अपने पास में 1 माइनस 1/√3 आ जाएगी। k इक्वल टू 2 की बात करोगे तो 1/2, यहाँ पे 1/√2 माइनस 1/√4। k इक्वल टू 3 की बात करोगे तो 1/2, 1/√3 माइनस 1/√5, ये 1 है, ठीक है। k इक्वल टू 4 की बात करोगे तो 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√4 माइनस 1/√6। इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी, है ना। और लास्ट वाली टर्म को अगर मान लो मैं लूं, यानी कि k इक्वल टू इन्फिनिटी, k इक्वल टू तो हो नहीं सकता, तो k टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। k टेंस टू इन्फिनिटी की अगर अपन बात करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में है ना, 1 में है इन्फिनिटी, जिसका मतलब है लास्ट वाली टर्म 0 ऑटोमेटिकली हो जानी है ना, उसमें अपने कोई झंझट करने की जरूरत ही नहीं। अब अगर इतना पोर्शन हो गया है तो अब अपने को क्या करना है, अब सीधा सीधा सम ही तो करना है, यानी कि इन सबको ऐड करना है। तो लेफ्ट में अगर मान लो मैं ऐड करता हूं इन सबको तो 1/2 तो कॉमन आएगा अपने। अब देखो अब काफी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे होने वाली है कि ये 1/√3 जो है ये जाएगा कटेगा, लेकिन इससे कटेगा, है ना, ऐसे ये इससे कटेगा, यानी कि हर, जैसे अगर मान लो, या तो ऐसा बोल दो कोई भी टर्म जो राइट साइड में माइनस साइन के राइट साइड में जो वैल्यू लिखी है वो अल्टरनेट टर्म में कटेंगी, या फिर ऐसा बोल दो कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इस तरीके से दो दो के पेयर में कंबाइन करके लिखूं तो वैल्यूज कटती हुई चली जाएंगी, है ना। तो अपने पास में एक्चुअली में बचेगा क्या, यहां पे देखें तो 1/2 आ रहा है, उसके बाद में हमारे पास में 1 बच रहा है ना, माइनस 1/√3 कैंसिल हो गया, फिर प्लस में 1/√2 बच रहा है, उसके बाद ये टर्म कैंसिल होगी, ऐसे ये इसके आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये उसके आगे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, लास्ट में बचती कुछ टर्म। लेकिन लास्ट में सिंस यहां पे 0 आ रहा है क्योंकि k टेंस टू इन्फिनिटी पे हम जा रहे हैं, तो जब लास्ट में 0 आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो बेसिकली अपने पास केवल और केवल इतना पोर्शन बच रहा है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या अपन ने किया है। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, ये √2 + 1 हो गया, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो √2 + 1 और यहाँ पे /√2 है, तो ये 2√2 जिसको मैं √8 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये भी दे रखा है, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन अपने पास में ऐसा निकल के आता है जहाँ पे a b c की वैल्यू इसके अंदर नहीं होती तो भी दिक्कत हो जाती है, या फिर a की 2 वैल्यू आ रही होती, एक 15 से बड़ी आती है, एक 15 से छोटी आती है, तो अपन कौन सी वाली को लेना है वो भी क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से थोरोली पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ठीक है, सीधा सीधा हो गया, a की वैल्यू 2 हो गया, b की वैल्यू 1 हो गया, c की वैल्यू 8 हो गया, सबका एडिशन पूछा है यहाँ पे, तो ये हो गया 11। तो 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाए। क्वेश्चन जो है इसमें मॉड दे रखा है ना, फिर यहाँ पे पूछा है कि f ऑफ fx के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस वगैरह अपने पास में आ चुके हैं, नॉन डिफरेंशिएबल किस किस पॉइंट पे होगा, वैसे चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट डाल के भी अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका f ऑफ fx यहाँ पे निकाल लो, क्या करोगे, 10 माइनस मॉड ऑफ fx माइनस 5, इसकी जगह वापस से यही सब रख दो और फिर मॉड को खोल लो। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे f ऑफ fx के तरीके को ऐसे बताता हूं जब अपने को अलग अलग तरीके से कोई फंक्शन, जैसे कि अलग अलग डेफिनेशन में यहाँ पे कोई फंक्शन है, यहाँ पे कोई फंक्शन, और फिर gx कुछ फंक्शन दे रखा है वो भी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो f ऑफ gx निकालते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को या ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये वाले चीज भी अपन यहीं पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कवर करेंगे तो सबसे पहले f फंक्शन को अपन डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं f फंक्शन को देखूं तो f फंक्शन को अपन कैसे कर सकते हैं कि जब
ये मॉड जो है, अगर मॉड के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो अपन बोल देंगे मॉड लगाओ या मत लगाओ, या मॉड को पॉजिटिव में खोल दो। तो यानी क्या आएगा 10 माइनस एक्स माइनस 5, ये खुल गई। अब ये पॉजिटिव कब होगी, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है। दूसरा, यहां पे जब x की वैल्यू लेस देन 5 है, इससे छोटी होगी, तो मॉड में अंदर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से खोल दो तो बाहर वाला नेगेटिव प्लस में आ जाएगा, ये x माइनस 5 है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। अब देखो, अब अगर ऐसा अपने पास में आ रहा है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये हो गया 15 माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और ये हो गया 5 प्लस एक्स या x प्लस 5 जब एफ एक्स जो है, सॉरी x जो है लेस देन 5। ये अपने पास में आ गया। अब हमको निकालना है f ऑफ एफ एक्स। तो f ऑफ एफ एक्स निकालने का मतलब x की जगह पे एफ एक्स डाल दो। देखो ये कैसे निकालते हैं x की जगह पे एफ एक्स, तो 15 माइनस एफ एक्स, और यहां पे आएगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर यहां पे क्या आएगा 5 प्लस एफ एक्स, और यहां पे क्या आएगा एफ एक्स लेस देन 5। ये अपने पास में केस। अब ये फंक्शन आ गया, चाहो तो इसको बोल दो कि ये कोई एक जी एक्स फंक्शन है, ये फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन में दिक्कत क्या है, इस फंक्शन में दिक्कत ये है कि ये एफ एक्स में दे रखा है, लेकिन हम जब भी इसको पढ़ते देखते हैं, पढ़ते हैं, कहीं पे सुना भी होगा, तो ये एक्चुअली में एक्स की वैल्यूज होती है यहाँ पे। तो इसको एक्स की वैल्यूज में अपने को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो एक एक केस ले लेते हैं। पहला केस क्या कहता है कि एफ एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कब कब होगा अब एफ एक्स अपने पास में ये वाला फंक्शन है, ये पूरा के पूरा है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कब कब होगा। पहले वाले केस में क्या, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू जैसे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ सकती है, आ सकती है। ये कब आएगी, जब x की वैल्यू 10 से कम रहे, 0 है ना, तब आ सकती है, क्योंकि 10 पे 5 आएगी और 10 से कम वैल्यूज डालोगे तो ये हमेशा आएगी। लेकिन 10 कब आएगा, 10 को अगर मान लो अपने को देखना हो तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जब x की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, उससे ज्यादा वैल्यूज डालनी है अपने को। ठीक है, तो 5, देखो अभी मैं क्लोज ब्रैकेट वगैरह का सिनेरियो नहीं लगा रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं। जब 5 से 10 तक की वैल्यूज में इसमें डालूंगा पहले वाले में, तो 15 माइनस एक्स जो है यानी कि एफ एक्स फंक्शन जो है वो मेरे को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की वैल्यू देगा। तो जब x की वैल्यू 5 से 10 है तो एफ एक्स फंक्शन अपन बोल सकते हैं कि 15 माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक, दूसरा केस। अब दूसरे वाले फंक्शन पे आ जाओ, क्या ये अपने को दे सकता है 5 से बड़ी वैल्यू, ये दे सकता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव रहे बस, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव हो जाएगी 5 से छोटा होने लगेगा, अदरवाइज तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में होगी तो हमको हमेशा 5 प्लस वैल्यू मिलेगी सेकंड वाले फंक्शन में, यानी कि 5 प्लस एक्स। ऐसे ही दूसरे वाला केस ले लो। दूसरे वाला केस अपने पास में क्या है, दूसरे वाले केस को मैं इधर ले लेता हूं, है ना, कि एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 5 हमको कब कब मिल रही है, लेस देन 5 वाला, ये वाला केस लेस देन 5 कब मिलेगा, जब जैसे ही यहां पे 5 से 10 अगर मैं बात कर रहा था तो ये 5 से बड़ी आउटपुट अपने को दे रहा था, लेकिन जैसे ही 10 से बड़ी वैल्यू इसमें डालोगे तो ये 5 से छोटा आउटपुट अपने को देने लगे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी तो हमें एफ एक्स फंक्शन 15 माइनस एक्स में हमेशा लेस देन 5 वाली वैल्यू मिलेगी। वैसे ही दूसरे वाला केस, जब यहां पे x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो ये जो है 5 माइनस समथिंग हो रहा होगा, जो कि 5 से छोटा आउटपुट हमको देगा। तो यानी कि जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो एफ एक्स अपने पास में आ जाएगा 5 प्लस एक्स। अब हमारे पास पूरा पूरा सिनेरियो बन चुका है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स को मैंने बोल दिया जी एक्स। अब यहां पे है 15 माइनस एफ एक्स, है ना, और एफ एक्स को मैं दो तरीके से लिख दे रहा हूं, जब एक्स की वैल्यू 5 से 10 के बीच में है और 0 से 5 के बीच में। चलो इसको पहले ऐसे कर लो, 0 से 5 के बीच में है 15 माइनस एफ एक्स जब x की वैल्यू 5 से 10 के बीच में। ठीक है, एफ एक्स लेस देन 5 वाला केस ले लेते हैं, जब x की वैल्यू 10 से बड़ी है और तो अपने पास में यहां पे 15 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास में ये वाला फंक्शन
5 प्लस एफ एक्स, तो 5 प्लस एफ एक्स आएगा। और जब x की वैल्यू 5 से छोटी है तो भी 5 प्लस एफ एक्स है। अभी तक मैं पिछले वाले फंक्शन, इस वाले फंक्शन को ही डिफाइन कर रहा हूं, अभी वैल्यूज हमने यहां पे नहीं डाली। अब हम इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपर तरीके कि जब x की वैल्यू 0 से 5 है, तो ये 5 से छोटी नहीं, 0 से छोटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 0। तो इसको सीक्वेंस वाइज ले लेते। सबसे पहले ये वाला, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो एफ एक्स अपने पास में क्या है, ये वाला, तो इसकी जगह डाल दो 5 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में है तो हमारे पास ये वाला केस है। और जब x की वैल्यू 0 से 5 है तो एफ एक्स फंक्शन क्या है, 5 प्लस एक्स, इसको यहां पे डाल दो। 5 प्लस एक्स अगर मान लो मैं इसमें डाला तो ये भी 10 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 प्लस एक्स, ठीक है। दूसरा केस, अच्छा एक सेकेंड, 5 प्लस एक्स की बात कर रहे हैं, है ना। अब 0 से 5 है तो हमारे पास फंक्शन ये है, इसमें ये डालना है, हाँ, इसमें ये वाला नहीं डालना है, इसमें ये वाला डालना है 5 प्लस एक्स। तो 15 माइनस, यहां पे क्या आएगा, 15 माइनस 5 प्लस एक्स, ये जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स। अब जब x की वैल्यू 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में मतलब हमारे पास ये वाला इक्वेशन है 15 माइनस एक्स वाला। और जब x की वैल्यू 5 से 10 है तो 5 से 10 कहां है, 5 से 10 ये है, तो 15 माइनस एक्स के अंदर 15 माइनस एक्स मेरे को डालना है। तो यहां पे क्या आएगा, 15 माइनस, देखो इसमें 15 माइनस एफ एक्स की जगह 15 माइनस एक्स, 15 से 15 चला जाएगा, यहां पे बचेगा x, तो यहां पे आएगा x, तो ये x आ गया। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, जब ग्रेटर देन 10 है तो अपने पास में ये वाला फंक्शन है 5 प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है यहाँ पे 15 माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स। भाई यहाँ पे 5 प्लस एफ एक्स की जगह 15 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स, यानी कि यहां पे आ रहा है 20 माइनस एक्स। अब अपने को चेक करना है। अब देखो सीधा सा यहां पे किसी पे भी लगा, चाहो तो इधर इक्वल टू लगा दो, इधर लगा दो, तो इधर लगा दो, ये हो गया, है ना। अब ये अगर मान लो मेरे पास में फंक्शन है तो मेरे को यहां पे देखना है कहां कहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। नॉन डिफरेंशिएबल के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, तो कंटिन्यूटी के बेसिस पे यहीं पे चेक कर लो। लेकिन अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो अपन दूसरे तरीके से करते हैं कि यहां पे सीधा सीधा अगर एफ एक्स फंक्शन ये है तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। -1 आएगा जब x की वैल्यू 0 से 5 है। 1 आएगा जब x की वैल्यू 5 से 10 है। -1 आएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 10। अब देखो 0 पे f डैश 0 माइनस, 0 माइनस पे 1 है, f डैश 0 प्लस पे -1 है, तो यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। f डैश 5 माइनस पे बात करोगे तो -1 है, f डैश 5 प्लस पे बात करोगे तो 1 है, यहां पे भी नहीं होगा। f डैश 10 माइनस पे बात करोगे तो 1 है, f डैश 10 प्लस पे बात करोगे तो -1 है, यहां पे भी नहीं होगा। इसके अलावा और कोई पॉइंट अपने पास में आ नहीं रहा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट की बात करोगे तो -इन्फिनिटी है और इधर बात करोगे तो +इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी कि केवल अपने पास में 0, 5 और 10 3 पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे चाहो तो 15 पे भी चेक कर सकते हो। 15 की अगर बात करोगे तो 15 कहां पे आएगा, केवल इसी में आएगा, और कोई सिनेरियो में आ ही नहीं रहा। तो 15 माइनस की वैल्यू भी यही, 15 प्लस की वैल्यू भी यही, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा वहां। क्वेश्चन एनसीआर से रिलेटेड है, एनसीआर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उस पर बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतने फ्रिक्वेंट नहीं है, बट फिर भी अगर मान लो तुमको तुम्हारी शिफ्ट में देखने को मिल गया तो किस तरीके से अपने को यहाँ पे अप्रोच लगानी चाहिए उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला बेसिक सा तरीका यहाँ पे ये है कि जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए, जैसे हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अपन दोनों तरीके से समझेंगे। बेसिक अप्रोच क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड मेथड से कैसे अपन प्रूव करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर वैल्यू पुट करके भी अपन इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो, चलो पहले ना मैं बेसिक वाला बता देता हूँ ना।
वरना फिर वो समझने का तुम्हारा मन करेगा नहीं। तो टीएन की अगर अपन बात करें तो टीएन अपने को ये दे रखा है ना, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं कि भाई आर इक्वल टू 0 से एन तक चल रहा है, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ एन माइनस आर। अब हो गया, इसी में कन्वर्ट हो चुका है ना। कुछ लोगों को अभी दिख रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, तो सेपरेट किया तो n अपॉन एन सी आर, ये आ गया, माइनस साइन लगा दो, फिर यहाँ पे सम लगा दो, यहाँ पे n माइनस आर कर दो, एन सी, इसको भी n माइनस आर लिख, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, ये दोनों वैल्यूज बराबर होते हैं, इस वजह से मैं इसको चेंज यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो ये तो टी एन है, एन को अगर एन तो बाहर भी ले सकता हूं मैं, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे केवल आर है, तो एन बाहर आ गया, तो ये 1 अपॉन एन सी आर आ गया, माइनस यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई अपने को नहीं करना है, हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने दो कि एन सी एन माइनस आर। अब देखो ये वैल्यू क्या है, अब देखो एक चीज यहां पे कर देते हैं कि n माइनस आर को अगर मैं r से रिप्लेस कर दूं तो इसकी लिमिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इस वाले पोर्शन में मैं बात कर रहा हूं, जस्ट देखो क्या होगा कि ये tn आ गया, यहाँ पे n आया, ये वैल्यू जो है ये sn को रिप्रेजेंट कर रही है ना, डायरेक्टली यहां से दिख रहा है sn की वैल्यू माइनस, यहां पे अगर देखोगे तो ऊपर आया r, यहां पे भी ncr, ये tn को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, टी एन इज इक्वल टू एन इंटू एस एन माइनस टी एन, तो अपने पास ट्वाइस टी एन इज इक्वल टू एन इंटू एस एन आ रहा है, तो टी एन बाई एस एन अगर निकालोगे तो वो निकल के आ रहा है एन बाई टू, यानी कि बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब जिस अप्रोच के बारे में बता रहा था वो वाला, जैसे कि n इक्वल टू 1 डालता है, n इक्वल टू 1 अगर मान लो मैं यहां पे लेता हूं, या फिर ऐसे कर लो कि r इक्वल टू 0 ले लो, r इक्वल टू 0 अगर अपन यहां पे लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, tn की वैल्यू अगर निकालोगे, r इक्वल टू जैसे ही हमने 0 लिया तो ये तो बने क्या nc0 की वैल्यू 1 होगी, ऊपर आएगा 0 न्यूमरेटर में, जिसका मतलब tn की वैल्यू होगी 0, है ना। tn की वैल्यू अगर 0 हो गई तो tn बाई sn, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। अब ऑप्शन में देख लो किस में 0 हो रहा है, इसको छोड़ के किसी में हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे अगर मान लो अपने को ऐसा होता है कि इस ऑप्शन में भी ये सेम चीज हो रहा होता है जैसे बी में हो रहा है, तो फिर अपने को n इक्वल टू 1 ले लो, है ना, और r इक्वल टू 0 ले लो, उस पर सिंप्लीफाई कर लो, फिर n इक्वल, अगर उस पर भी दो ऑप्शन आ रहे तो फिर n इक्वल टू 2 पे आ जाओ, फिर इधर कर लो। ये वाली अप्रोच तुम काफी आसानी से इसको लगा सकते हो और इसमें उतना टाइम लगता भी नहीं है, 2 स्टेप में खत्म भी होगी, है ना। वैसे जो काफी डरावना क्वेश्चन दिख रहा था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने पास में एफ एक फंक्शन है जो कि आर टू आर डिफाइन है, जी भी सेम तरीके से फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, फिर बोला है कि अल्फा की किस वैल्यूज के लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, यानी कि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, कौन कौन सी अल्फा की वैल्यूज हैं, कौन सी रेंज, तो ये देखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स वगैरह निकाल लेंगे, है ना, फॉग फंक्शन निकाल लेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे अननेसेसरली कैलकुलेशन बिना फालतू का बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। अपने को उतने पे भी फोकस नहीं रखना, जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चंस में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखे हैं उसके बेसिस पे चलेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास में एफ एक्स फंक्शन है, और एफ एक्स फंक्शन, या फिर ऐसे कर लो कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, जहां पे x1 पॉइंट ये रहेगा तो इसका आउटपुट f ऑफ x1 रहेगा, यहाँ पे बात करोगे तो ये x2 पॉइंट ले लो कोई भी, और यहाँ पे f ऑफ x2। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि अगर, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, f ऑफ x1 से बड़ा अगर f ऑफ x2 अपने को यहाँ पे दिख रहा है और ये कंडीशन निकल के आ रही है, तो इसमें अगर मैं x के बीच में, यानी कि ये जो इनपुट्स हैं इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहूं तो इसको अपन डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है। वहीं पे अगर मान लो मैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करता हूं, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ना, जहां पे ये x1 पॉइंट ले लो, इसका आउटपुट जो है ये यहाँ पे आ गया f ऑफ x1, और दूसरा अपने पास में x2 पॉइंट ले लो जिसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, इसको अपन f ऑफ x2 बोल दे रहे हैं। यहाँ पे अपन ग्राफ से देख पा रहे हैं कि f ऑफ x1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन f ऑफ x2 है और फंक्शन डिक्रीजिंग है,
तो जब x के रेस्पेक्ट में इस इनइक्वलिटी को अपन बनाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। बस इस चीज का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे अब अपन आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये मान लो t है, f ऑफ t लिखा है, यहाँ पे भी f ऑफ t लिखा है, इसको t1 बोल दो, इसको t2 बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बस अपने को ये देखना है कि क्या यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, f ऑफ t1 ग्रेटर देन f ऑफ t2। किस तरीके से अपने को इजी अप्रोच लगानी है उस पर भी अपन फोकस साथ साथ करते हुए चल रहे। तो यहाँ पे अगर मैं देख पाऊँ एफ एक्स फंक्शन ये है, और अगर मान लो मेरे को पता चल जाए वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उस हिसाब से अपन t1 t2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बस वही करना है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स अगर मान लो मैं निकालूंगा तो ln x का क्या हो जाएगा, 1/x, तो यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात एक ही है। फिर उसके बाद इसके अंदर वाली वैल्यू का करेंगे तो इसके साथ में यहाँ पे 2x आ जाएगा, उसके बाद खत्म। फिर माइनस, यहाँ पे ये लिखा है e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा और खत्म। ये अपने पास में यहाँ पे इसके एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है। अब क्या करें हम, अब हमको ये देखना है कि एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्या सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। तो उसको देखने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अल्टीमेटली अपने पास क्या आ रहा है, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स। मेरे को यहाँ पे ये पता चल रहा है ये वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी डालो, ई की पावर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिनोमिनेटर जो है ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव जब होगा तो क्या ये ई की पावर माइनस एक्स से बड़ा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, +1 और -1 कर दे रहे हो। +1 -1 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही +1 करूंगा और इसको इधर लेके आऊंगा और फिर इसके साथ में जो ये वाला पोर्शन है इसके साथ +1 को ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, जब अपन एलसीएम लेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखो अगर इस वाले पोर्शन के साथ मैं 1 लेता हूँ और एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यह आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये अपने पास में आ रहा है। जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1। अब ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव हो गई, है ना, खेल ही खत्म हो गया। अब यहां पे देखोगे तो ये वैल्यू जो है ये भी हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे -1 है। तो अपने को क्या करना है, अल्टीमेटली ये वाला जो पोर्शन है इसका आउटपुट ग्रेटर देन 1 आना चाहिए हमेशा, तब जाके इंक्रीजिंग होगा। अगर हमेशा लेस देन 0 होगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको देखो, ये वाले पोर्शन को अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या पता चल रहा है मेरे को, कि यहाँ पे अपन ऐसा बोल पाएंगे कि जैसे देखो e की पावर x का ग्राफ अपने को पता है क्या होता है, कुछ इस तरीके से चलता है। वहीं पे e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आता है। e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 करोगे, यानी कि ये 1 है, तो अब ये 1 पॉइंट नीचे चला जाएगा, 1 यूनिट तो नीचे जाएगा, जिसका मतलब अब ये ओरिजिन से कट करता हुआ जाएगा। और जैसे ये वाली लाइन अभी 0 थी तो अभी नीचे वाली जो लाइन होगी वो -1 होगी, -1 से छोटा कभी ये होगा नहीं, है ना। तो ये वैल्यू हमेशा e की पावर माइनस एक्स माइनस 1, इस वैल्यू की बात करोगे तो जैसे कि f डैश x की अगर मैं बात करूं, एक बार इसको यहां पे लिख दे रहा हूं कि अपने पास में आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x माइनस 1। तो यहां पे हमको ये पता चल रहा है ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन -1 होगी। और इस वैल्यू को देख लो, इस वैल्यू को अगर अपन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं अपन लिमिट लगा दो, है ना। सबसे आसान तरीका ये इसकी वैल्यू देखने के लिए कि जब हम x इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको खोल के लिख दे रहा हूं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। लिमिट इन्फिनिटी है, एक्स स्क्वायर सेम टाइप की या सेम डिग्री की पॉलिनोमियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट ऊपर 1 है इधर 1 है, तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे उससे कम होगा तो धीरे धीरे बढ़ने भी लगेगा, जिसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसका आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा।
और ये -1 से बड़ा रहेगा। -1 से बड़ा मतलब -0 पॉइंट समथिंग के आसपास रहेगा। -1 भी कभी एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली पूरी पूरी जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, जिसका मतलब f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा। यानी कि f(x) फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f(x) फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो t1 t2 का रिलेशन यहां पे क्या आ जाएगा, t1 ग्रेटर देन t2। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास में ये t1 की वैल्यू यानी कि g ऑफ अल्फा -1 का होल स्क्वायर बाई 3, इसका रिलेशन वही रहेगा जो इनइक्वलिटी का रिलेशन अपने को दे रखा है, अल्फा -5/3। ये अपने पास में आ गया। अब अपने को gx को चेक करना है। तो gx को चेक करने के लिए अपन फिर से g डैश x निकाल लेते हैं। g डैश x करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है u बाई वी। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर कर दो, उसके बाद जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो -2 और e की पावर 2x है तो यहां से भी 2 आएगा, तो -4 इंटू ई की पावर 2x ये आ जाएगा। उसके साथ साथ डिनोमिनेटर को लिखोगे तो e की पावर x आ जाएगा। फिर यहां पे आ जाओ, ई की अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, ई की पावर x का ई की पावर x हो जाएगा और यहां पे आएगा 1 - 2 इंटू ई की पावर 2x। अब देखो, अब अगर अपन इसको देख पा रहे हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, -4 इंटू ई की पावर 3x हो गया, माइनस ई की पावर x हो गया और -2 इसकी जगह प्लस हो जाएगा और e की पावर 2x इंटू एक्स करेंगे तो ये 3x यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर ex का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे -e की पावर x बच रहा है और ये -4 है, +2 है तो -2 बचेगा, डिवाइड बाई ये e की पावर x। अब e की पावर x के बारे में मेरे को पता है कि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये +2 की पावर, ये आ जाएगा डिवाइड बाई ई एक्स का होल। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा आउटपुट तो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि इसके आगे माइनस है और इसके अंदर वाली सारी के सारी वैल्यू अपने को पॉजिटिव आउटपुट दे रही होगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो g डैश x फंक्शन आ रहा है उसका gx फंक्शन का जो g डैश x है वो लेस देन 0 होगा, जिसका मतलब gx फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसका मतलब जो हमारे पास में ये इनइक्वलिटी लिखी है इसके अंदर वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इनइक्वलिटी को बदलना चाहता हूं तो यहां पे जो साइन दे रखा है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि अल्फा -1 का होल स्क्वायर बाई 3 और फिर यहां पे आ जाएगा लेस देन अल्फा -5/3। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। अच्छा यहां पे एक चीज और अपन कर सकते थे कि जैसे ये f ऑफ gx अगर अपने को दे रखा ना, तो अगर मान लो मैं यहां पे अलग से फाइंड आउट कर लूं, जैसे एक और कंसेप्ट होता है कि अगर अपने पास में fx फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, gx फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ gx के बारे में अगर बात करोगे तो ये अल्टीमेटली एक डिक्रीजिंग फंक्शन निकल के आता है। तो डायरेक्टली भी अपन यहां पे पहुंच सकते हैं। जब ये अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो अपन यहां पे डायरेक्ट इसको उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे, इनइक्वलिटी का साइन बदल देंगे, खेल खत्म हो जाए। सॉरी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1, 3 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 अल्फा हो जाना है, -5 सबको लेफ्ट में ले आओ, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा और -6 हो जाएगा, जिसके दो फैक्टर होंगे 2 और 3, तो यहाँ पे अल्फा -2 अल्फा -3 लेस देन 0, अल्फा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आ गई। काफी आसानी से अपन यहाँ पे बता सकते हैं, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं पूछे गए बट ये क्वेश्चन मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इस वजह से मैं इसको डाल दे रहा हूँ क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं। यहाँ पे ये चीज सबसे पहले देखा जाए तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पे क्या बोला, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल जीरोज, है ना। इस टर्म की अगर अपन बात करें तो ये चाहे तो जीरोज बोल लो, नंबर ऑफ जीरोज बोल लो या फिर नंबर ऑफ रूट्स बोल लो, बात एक ही रहती है। ये अपने पास नंबर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो ये कह क्या रहा है, पहले ये समझ लो। ये कह रहा है कि x स्क्वायर -47x प्लस ये 1 आएगा, फिर इसके साथ में ये मल्टीप्लाई में होगा 47x + 2, फिर मल्टीप्लाई में होगा 3 आ जाएगा, फिर इस तरीके से कहां तक जाएगा, x स्क्वायर -47x प्लस
यहाँ पे आएगा 999। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की बहुत बड़ी पावर यहाँ पे आ रही है। अगर तुम एग्जैक्टली निकालना, मैंने वैसे देखा जाए तो 999 वाली टर्म, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी इसकी पावर आ रही है। ऐसी ये पॉलिनोमियल है। अब उस हिसाब से उसके इतने रूट्स भी होंगे। अपने को रियल रूट्स का प्रोडक्ट बताना है। अब रियल रूट्स का प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, सिंपली अगर मान लो मैं केवल इतनी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पे क्या है, 1 है ना, क्योंकि c बाई ए होता है। अब देखो, तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे को रियल चाहिए तो यहां पे जो वैल्यू है या फिर इसके रूट्स रियल होने चाहिए, तभी तो जाके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रियल आएगा। देखो, अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रियल रूट्स के बेसिस पे अगर पूछ रहा है तो रियल रूट्स कब आएंगे, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अपन जनरल वाली इक्वेशन ले लेते हैं 47x प्लस के, ये वाली, है ना। इसका d निकाल लो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसे, जब ये x की पावर बहुत बड़ी होगी तो इसके बहुत सारे रियल रूट्स होंगे, बहुत सारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। अपने को केवल रियल से मतलब, तो रियल कब तक आ रहे हैं उस चीज पर अपने को फोकस रखना है, वही हम पहले निकाल रहे हैं। तो रियल तब तक आएंगे जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो k की किस वैल्यू तक d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है वो देख लेता हूं। तो वो देखने के लिए अपन d निकाल लेते हैं, यानी कि 47 का स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबको ऑब्वियस सी बातें समझ में आ रहा होगा, है ना, कि लेस देन क्यों हुआ है। अब अगर मान लो अपन बात करें तो यहाँ पे 47 का स्क्वायर अपने को पता होना चाहिए। 47 के स्क्वायर की बात करोगे तो 2209, इस तरीके से। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट करके अपन निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूं तो ये आएगा 5, है ना, 5 2 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से आएगा। यानी कि k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 502 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ पे k देखो, k इक्वल टू 1 से 999 तक जा रहा है, इंटीजर्स में ही केवल जा रहा है। तो k की वैल्यू अपने को कहां से कहां तक लेनी, बस 52 तक लेनी। अब देखो, जब मैं 52 तक लूंगा तो मेरे पास में इक्वेशन में क्या हो रहा होगा कि यहां से ये वैल्यू आएगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, जैसे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 1 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 2 आएगा, और लास्टली कहां तक जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स प्लस 552 तक। अब इस सब को देखो, ये तो पॉलिनोमियल है, सारी सारी मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो एक्स की पावर कुछ ना कुछ आएगी, फिर यहाँ पे लास्ट देखो ये, फिर यहाँ पे एक्स वाली कोई ना कोई टर्म होगी, फिर यहाँ पे एक्स वाली कोई टर्म होगी, और लास्ट में कांस्टेंट वाली टर्म होगी। उस कांस्टेंट वाली टर्म को अगर अपन देखेंगे, वैसे देखोगे तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट तो हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। और जो लोएस्ट पावर एक्स की पावर 0 वाला या फिर कांस्टेंट टर्म वाले की बात करोगे तो वहां पे क्या आ रहा होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई में, फिर 4 मल्टीप्लाई में, इस तरीके से 552 तक ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए तो कांस्टेंट टर्म को एक्स के हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो वो कांस्टेंट टर्म अपने यहाँ पे अगर देखें तो 552 डिवाइड बाई 1, यानी कि 552 फैक्टोरियल ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रहे थे। थोड़ा फंक्शनल इक्वेशन को यहाँ पे मिक्स किया है इसमें, है ना, और फिर लिमिट की वैल्यू पूछा है डायरेक्टली। वैसे अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे देख के ऐसा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे तो एफ एक्स तो है ही नहीं, अब लिमिट किस में डाल के क्या वैल्यू अपने को निकालनी। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का सिनेरियो अपने पास में होता है, तो जैसे कि फंक्शनल इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे, कुछ बेसिक फंक्शनल इक्वेशन पढ़े होंगे, और अगर कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन आ जाती है तो डायरेक्टली अपने को याद ही है ना, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई वाला केस। लेकिन अगर कोई अननोन इक्वेशन भी आती है तो अपन यहाँ पे कोई फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स मान लो एक पॉलिनोमियल कोई भी मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मानता हूँ या अल्फा एक्स मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स आएगा, ये 1/x आएगा, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। और राइट साइड की बात करो तो एक्स प्लस 1/x, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो बैठेगा ही नहीं अपने पास में, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे डी लेस देन 0 में चल देगा। तो दूसरा केस ले लेते हैं, या फिर आगे डी वी तक भी मत जाओ, यहीं पे देख लो कि दोनों वैल्यूज बराबर आ ही नहीं रही है ना, तो ये अपना केस ही नहीं होगा। दूसरा हम क्या करते हैं, चलो x प्लस 1 ले लेते हैं। x प्लस 1 अगर मान लो मैं एफ एक्स को लेता हूं तो क्या होगा,
है ना। अभी हम फर्स्ट डिग्री वाले पॉलिनोमियल पे ही चल रहे हैं। तो ये x+1 अगर मान लो मैं ले रहा हूँ, हालांकि इसका मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर मान लो कोई भी आइडिया अपने को नहीं आ रहा है कि फंक्शन को क्या लें, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं इसको x+1 लेता हूं तो यहां पे ये आएगा इनटू, अपने पास में यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह 1/x डाल दो और +1 कर दो। अब इन दोनों, और यहां पे देखोगे तो ये क्या आएगा, x+1 + 1/x+1। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये भी यही आएगा, जो राइट साइड में लिखा है यही सेम चीज इधर भी बन रहा है कि एक बार x को 1/x से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर x को 1 से किया तो x आया, फिर 1 को 1/x से किया तो 1/x आया, 1 को 1 से किया तो 1 आया। तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो अपन यहाँ पे fx की जगह क्या लिख सकते हैं, x+1, इस फंक्शन को मैं ले सकता हूं। और तुम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते कि यहाँ पे अगर मान लो मैं माइनस वाला लेता तो उस चीज का अपने को खास करके ये वाली वैल्यू पे ध्यान रखना है, जब x की जगह अगर मान लो मैं 2 डालूं तो मेरे को आउटपुट जो है पॉजिटिव 1 से बड़ा हुआ मिलना चाहिए, 1 से छोटा नहीं मिलना चाहिए। अब देखो, अगर अपने पास में ये आ गया तो डायरेक्टली अब लिमिट की वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x+1, तो यहां पे इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब इसका दूसरा जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको भी अपन देख लेते हैं कि यहां पे जब अपने को ये दोनों दे रखे हैं तो ऐसा करते हैं, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो यहां पे क्या आएगा, fx इंटू f(1/x) माइनस fx माइनस f(1/x) इक्वल टू 0। अब यहां पे कुछ कॉमन तो आ रहा है लेकिन फैक्टर्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक और वैल्यू की अपने को जरूरत है। अगर मैं यहां पे +1 कर देता हूं और यहां पे भी +1 कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पे आ रहा है f(x) माइनस f(1/x) माइनस fx माइनस f(x), ये और +1 इक्वल टू 1। अब देखो, अब अगर मान लो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में, अगर इन दोनों से मैं कॉमन लेता हूं fx, तो यहां पे क्या आएगा, f(1/x) -1, यहां से -1 अगर कॉमन लिया तो ये आया, यहां पे 1 है। तो एक फैक्टर तो मेरा fx -1 आ रहा है, दूसरा आ रहा है f(x) ये -1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या बोल देता हूं, मान लेता हूं कि ये कोई और फंक्शन है, कि ये एक्चुअली में gx फंक्शन है और दूसरा जो है ये g(1/x) फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 आ रही, ऐसा मैं बोल दे रहा हूं। अगर मैं ऐसा बोल दे रहा हूं तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि ये कब होगा, ये तो जैसे gx को x मान लो तो भी हो जाएगा, और gx को x की पावर n मान लो तो भी ये हो जाएगा। से इसी को यहीं पे बता देता हूं कि भाई gx को मैं बोल देता हूं कि हो सकता है +- x की पावर n हो। जब gx ऐसा अपन ले रहे हैं तो fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx -1 इज इक्वल टू +- x की पावर n। तो fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +- x की पावर n +1। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, f(2) ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे ही x की वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ पे fx या f(2) ये +- 2 की पावर n +1। अब चाहे फिर कुछ भी हो रहा हो, ये 1 से बड़ा कब आएगा, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि fx की वैल्यू x की पावर 1 n +1 ये वाली रहेगी। और अब इसमें लिमिट डालोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया, यहां पे अब हमारे पास में जो x की पावर n +1 आया, इसमें लिमिट डाल दो तो अभी भी आंसर 2 ही आएगा। तो चाहे तो ऐसे कर लो या फिर पुराने वाले मेथड से, स्टार्टिंग वाले से कर सकते हैं।